गेट्स वाला आ गया पकड़ा उसने। पहले से उसने कितने लोगों को वैक्सीन देके मारे लाए। उसका मैं भी 1 नंबर रहूंगा। न्यू उसका अभी बिहार छोड़ के पुणे में भी एक केस हो जाएगा। यस ओके ओके सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन सपोर्टेड इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके अच्छा देखिए, द फर्स्ट वन इज नॉर्मल फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन है, और दूसरा है एनोनिमस, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि लैम्बडा। लैम्बडा जावा वाला लैम्बडा है सर। हाँ लैम्बडा। ओके एनोनिमस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लैम्बडा, लैम्बडा फंक्शन। ये 2 टाइप के फंक्शन सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक है अच्छा, तो हम पहले नॉर्मल देखते हैं कि कैसा रहता है। सो इसके पहले आपको मैं सिंटैक्स बताता हूँ कैसे होता है, क्या होता है फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। इट्स वेरी इजी। देखो ओके, सो द सिंटैक्स इज फंक्शन, फंक्शन लिखना है आपको, ठीक है, एंड देन फंक्शन नेम, एंड देन पैरामीटर, ओके, एंड देन यूर बॉडी। आपको जो भी बॉडी चाहिए आप ले सकते हो। अच्छा देखिए, पैरामीटर्स में सर डेटा टाइप आएगा। हाँ डेटा टाइप आएगा। ओके अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और एडवांटेज है कि अभी देखो, अभी ये फंक्शन आया है करंटली लेटेस्ट वर्जन में। पहले यहाँ पे डेफ लिखते थे, डेफ इसका मतलब है डेफिनेशन। यस पहले डेफ लिखते थे, अब फंक्शन लिखते हैं। ओके तो पहला वर्जन तो छोड़ दो, अभी आप लेटेस्ट पे ही काम करोगे तो आपको फंक्शन लिखना। रिटर्न टाइप सर, रिटर्न टाइप आपको देना है तो दे सकते हो, अगर नहीं देते हो तो जावास्क्रिप्ट का नेचर को फॉलो करेगा और रिटर्न भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके बगैर टाइप जी रिटर्न कर सकते हैं। यस लेकिन आपका यहाँ पे आएगा रिटर्न टाइप, कोलन। यस कोलन एंड देन रिटर्न। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल ऐड का फंक्शन लिखता हूँ तो फंक्शन ऐड, ओके, अज्यूम इट इज रिटर्निंग। ओके सो पहले आएगा सपोज n1 कोलन, उसका टाइप नंबर, कॉमा n2 कोलन नंबर, एंड इट इज रिटर्निंग नंबर। स्टार्ट कर, ठीक है, एंड वेरी सिंपल, रिटर्न a प्लस सॉरी n1 प्लस n2 एंड क्लोज। ठीक है, सो फंक्शन ऐड n1 नंबर कॉमा n2 नंबर एंड रिटर्निंग नंबर। ओके सो रिटर्न n1 प्लस n2, या उसको एक अलग वेरिएबल में लेकर रिटर्न किया वो चलेगा। हाँ वो भी चलेगा, कैसे भी आपको जैसे करना है। अच्छा इज दिस क्लियर? उसमें भी सर कुछ प्रोग्रामिंग मसलियत है क्या कि वो वेरिएबल को लेना कि नहीं लेना? क्या प्रोग्रामर्स उसको अवॉइड करते हैं, वो वेरिएबल को अवॉइड करते हैं ज्यादा करके, जरूरत नहीं उसको लेने की। नहीं जरूरत। अब जैसे कि आप अगर इफ एल्स में रिटर्न करने वाले हो, हाँ तो अभी समझो कि आपको इफ आपने कोई कंडीशन लगाई, हाँ आपने रिटर्न यहाँ पे कुछ करना है, रिटर्न 1, अगर एल्स में आपको रिटर्न 0 करना है तो एल्स नहीं लगाने का, रिटर्न 0 कर देने का टाइप। तो मतलब कैसा ये फेल हो भी गया, एक लाइन, हाँ तो ये इसको ही जाएगा, पहले ब्रैकेट नहीं दिया। हाँ तो उसको ही जाएगा, तो एल्स करने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि रिटर्न का कैसा रहता, बाहर निकल जाता डायरेक्ट हाँ ऐसा। तो इसलिए एल्स भी मतलब कैसा होता है, आप लैडर बढ़ाओगे तो पार्सिंग बढ़ जाता है, इंटरनली लैंग्वेज पार्स होती है, ग्रामर होते हैं उसके, तो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इज दिस क्लियर? ओके तो मैंने रिटर्न कर दिया। अगर आप वेरिएबल लोगे तो फिर से उसमें मेमोरी बनाएगा वो, फिर रिजल्ट उसमें स्टोर करेगा, फिर रिटर्न करेगा। तो बेस्ट है रिटर्न n1 प्लस n। अच्छा इज दिस क्लियर? अच्छा देखिए, अब यहाँ पे 3 टाइप के पैरामीटर है। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो इट सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर। तो देखिए the first one is normal parameters, the second one is optional parameters, and the third one is rest parameters. Yes,
REST रेस्ट पैरामीटर। अच्छा नॉर्मल तो अभी हमने देख लिया कि कैसे होते हैं, नॉर्मल आपने पास कर दिया। अच्छा रिमेंबर ऑल दी ऑप्शनल पैरामीटर्स दे हैव राइट टू लेफ्ट जस्टिफिकेशन। अगर आप किसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शनल हो गए, मतलब कि आप बोल सकते हो कि छोड़ सकते हो, आप उनको नहीं पास कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। डिफॉल्ट नहीं, छोड़ सकते हो, मतलब आपको पास ही नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे उसकी वैल्यू कंसिडर ही नहीं करनी है, तो इग्नोर इट, ऐसे होता है। अच्छा देखिए, फॉर ऑप्शनल पैरामीटर वी यूज क्वेश्चन मार्क, मतलब मैं छोड़ सकता हूँ, आई कैन इग्नोर इट, ओके। एंड रिमेंबर इट हैज राइट टू लेफ्ट जस्टिफिकेशन, मतलब अगर आप ऑप्शनल पैरामीटर दे रहे हो तो राइट मोस्ट साइड के जो है वहीं से दे सकते हो आप, मिडिल वाले को नहीं दे सकते, ओके रिमेंबर। सो हम नॉर्मल आपको ऑलरेडी पता है, ऑप्शनल देखिए कैसे होते हैं। फंक्शन समझो मैंने लिया ऐड, फंक्शन मैंने क्या लिया, ऐड। देखिए समझो n1 नंबर, ओके, कॉमा n2 नंबर, कॉमा n3 क्वेश्चन मार्क नंबर। इसका मीनिंग हो गया n3 इज ऑप्शनल, यू कैन इग्नोर इट। अगर इग्नोर करोगे तो वैल्यू 0 रहेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू वो लेगा। डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से रहती है, मतलब नंबर को 0 रहती है वैल्यू। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, रिटर्न n1 प्लस n2 प्लस n3, ये मैंने कर दिया, और इसका रिटर्न टाइप नंबर है, ओके। सो अब मैं कॉल करता हूँ इसको, ऐड, मैंने पास किया 10 प्लस 5, तो ये अलाउड है, क्यों? क्योंकि मैंने n3 को छोड़ दिया, तो अब ये आया आपका रिजल्ट 15। और अगर मैंने फिर से कॉल किया ऐड 10 प्लस 5 प्लस 20, ये आएगा 35, क्योंकि अब आपने n3 को पास कर दिया। देखो यहाँ पे n3 आपने छोड़ दिया और यहाँ पे आपने n3 को पास किया, सो दिस इज अलाउड। बट रिमेंबर अब मैंने यहाँ पे n3 को ऑप्शनल रखा हुआ है, आई कैन कीप n2 एंड n3 बोथ ऑप्शनल, बट n2 को ऑप्शनल रखा है और उसको कंपल्सरी रखा है, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब राइट टू लेफ्ट जस्टिफिकेशन, यहाँ से आप ऑप्शनल देना स्टार्ट कर दो, ओके। तो हमेशा लास्ट पैरामीटर्स जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, रिमेंबर। मतलब आप ये पोजीशन पे मैटर करेगा। अगर मैं उसको कोई वैल्यू दे दूं कि भाई दौड़, अगर वैल्यू पे पास नहीं करूं तो कंसीडर 100, मतलब इसको अगर मैं पास नहीं करूं तो कंसीडर कर 100, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वो भी है, वो डिफॉल्ट अलग है। हाँ डिफॉल्ट अलग, ये ऑप्शनल है, मैंने पास ही नहीं की, मैंने छोड़ ही दी। तो अगर उसको नंबर इक्वल टू 100 कर दी तो वो आ जाएगा तो डिफॉल्ट। हाँ वो डिफॉल्ट है, ऑप्शनल का मतलब छोड़ दिया, ओके। अच्छा इज दिस क्लियर? तो आपको समझ आ गया ऑप्शनल पैरामीटर कैसे होते हैं, ओके। तो रिमेंबर ये याद रखना, हमेशा राइट टू लेफ्ट जस्टिफिकेशन, आप इसको नहीं दे सकते, ओके। अच्छा ना द रेस्ट इज क्या, नींद रेस्ट पैरामीटर, ओके। अच्छा रेस्ट का मतलब होता है कि एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 डॉट से। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 डॉट से। इस पे कुछ कंडीशन है, देखो इट शुड बी एरे, क्या बोल रहा है ये, द ऑप्शनल पैरामीटर शुड बी एरे, वो जो आपके रेस्ट पैरामीटर से वो एरे ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट शुड बी एरे, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक वेरिएबल लिया डॉट डॉट करके, आपको एरे ही देना पड़ेगा, ओके। अच्छा तो फॉर एग्जांपल समझो कि मेरा ये है, ठीक है। देखो समझो मैं ऐड कर रहा हूँ और मैंने क्या किया, 1 2 3 डॉट, ओके। माय सपोज आई एम पासिंग ए कोलन, टाइप इज नंबर एंड इट शुड बी एरे, और वो एरे ही होना चाहिए। जिसको तुम ट्रिपल डॉट लगाओगे वो एरे ही होना चाहिए। एंड अगेन इट आल्सो फॉलोज राइट टू लेफ्ट जस्टिफिकेशन, मतलब एक फंक्शन में, वैसे तो नॉर्मली याद रखो, स्टैंडर्ड वे में अगर बताऊं तो एक फंक्शन में एक ही रेस्ट पैरामीटर होगा, एक फंक्शन में एक ही रेस्ट पैरामीटर होगा, मल्टीपल नहीं होगा, रिमेंबर। लेकिन आप न्यू वर्जन्स में ऐड कर रहे हो, ओके रिमेंबर।
तो आप मल्टीपल दे सकते हो, लेकिन इट शुड बी ऑफ एरे, व्हाटएवर टाइप, आप टाइप कुछ भी लो, ओके, दैट डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल नंबर लिया, स्ट्रिंग लिया, बुलियन लिया, कुछ भी लो, लेकिन वो एरे होना चाहिए। सर इसमें राइट टू लेफ्ट का क्या होगा? मतलब कैसा हो गया, अब एक को मुझे समझो कि एक कांस्टेंट पैरामीटर पास करना है मुझे, तो वो पहले आएगा, बाद में ही आएगा। समझो मुझे अभी क्या करना है, एक कुछ तो नेम पास करना है, नेम, तो वो नेम पहले आपको स्पेसिफाई करना होगा, बाद में आपके ऑप्शनल आर्गुमेंट, मतलब जो ये रेस्ट आर्गुमेंट। कैसा है वो सिंटैक्स में? देखो अब समझो कि अब मैं कुछ कर रहा हूँ, समझो मैंने लिखा फंक्शन ऐड, अब मुझे अंदर नेम भी पास करना है, कुछ तो नेम समथिंग व्हाटएवर, तो वो पहले आएगा। समझो मैंने पास किया नेम, जो कांस्टेंट रहेगा। हाँ यस, स्ट्रिंग, अब कॉमा डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में आप काट, वो भी दे सकते तो मतलब पहले डॉट 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 आर्गुमेंट नहीं आएंगे, पहले आपको जो पैरामीटर कांस्टेंट है आपके, जो नॉर्मल है वो पास कर लो, उसके बाद में आप ये वाला रेस्ट आर्गुमेंट दे सकते हो। एरे एंड में ही आएगा। एरे एंड में ही आएगा, रेस्ट आर्गुमेंट एंड में ही आएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड देम, मुझे ऐड करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर, ओके देखो, लेट वैल, ये आपको मैंने बताया, लेट वैल ऑफ ए, ये वैल ऑफ मैंने आपको बताया ना, ऑफ वाला फॉर लूप बताया, देखो पहले नॉर्मल फॉर लूप यूज करता मैं, ठीक है। फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन a डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, समझो मुझे सम करना है, लेट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा मैंने स्टार्ट किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, मैंने सम किया, और मैंने समझो यहाँ पे देता हूँ मैं नंबर एंड इट इज रिटर्निंग सम, क्लोज कर दिया इसको। अब मैं इसका कॉलिंग करता हूँ, ऐड 1 2 3, आंसर मिलेगा 6, ऐड 1 2 3 4 5 6, जो भी आंसर आएगा आएगा। आप कितने भी दे सकते हो, 1000 आर्गुमेंट दे सकते हो, कितने 1000 भी दे सकते हो, नॉट नो लिमिटेशन। तो ये हो गए एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ओके, एनी नंबर, इसको एस्टेरिक्स कहते हैं, स्टार। आप पास करो तो भी चलेगा, नहीं पास करोगे तो भी चलेगा। तो मैं ऐसा अगर सिर्फ ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा आंसर 0, क्योंकि मैंने पास ही नहीं किया। इज दिस क्लियर? सर जो लास्ट में जो कॉलम नंबर लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, वो बस पूरी दिए तो चलता है ना, फिर वो जावास्क्रिप्ट को फॉलो करेगा। देखो इसमें मैंने ये आपका लूजली टाइप्ड है, स्ट्रिक्ट टाइपिंग नहीं है इसमें, मतलब आप अगर नंबर छोड़ देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे ये नंबर लिख रहे हो ये भी छोड़ देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ओके। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि एज पर द रूल यू शुड राइट, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। अभी मैंने यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू किया है, आप लोग क्या करते हैं, लेट आई कोलन नंबर इज इक्वल टू 0, ऐसे भी करते हैं अगर आपको चाहिए, लेकिन फॉर लूप में उतना फॉलो नहीं करने का। ये हरेगा लेंथ के लिए लेंथ कीवर्ड है, लेंथ फंक्शन नहीं। हाँ लेंथ कीवर्ड ही, लेंथ फंक्शन नहीं। इज दिस क्लियर? नो डाउट ना? लेट सम लिखा हुआ है, तो सम भी वेयर सम नहीं आएगा। वैर लिख सकते हो आप, लेकिन मुझे वो रखना नहीं है ज़्यादा, मैं रिटर्न करने वाला हूँ ऐसा, तो उसको मैंने शॉर्ट में ही रखा, क्योंकि वो बार बार एक्सेस हो रहा है ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो उसको मैं लेट कर लेट कर दिया उसको। जो मैं बार बार एक्सेस करूंगा ना, मैं उसको लेट कर दूंगा, जो मुझे आगे का यूज करने वाला नहीं है, तो वैर, छोटे टाइम के लिए यूज हो रहा है, हाँ बस तो वैर कर दूंगा। जैसे ये सम है, एक छोटा टास्क पूरा हाँ, करना है। मतलब कैसा हो रहा है देखो, अब मुझे क्या करना है कि मैं उसको रिपीट करने वाला हूँ, मैं जब रिपीटेटिव टास्क करूंगा ना तो मैं लेट बोलूंगा, लेकिन मैं उसको एक्सेस करके यूज करके छोड़ दे रहा हूँ तो मैं उसको वैर बोलूंगा। अब जैसे कि आई एम रिपीटिंग इट, हाँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं उसे, तो मैं इसको लेट ही बोलूंगा, वैर नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसको बार बार मेमोरी के पास क्यों भेजने का, तो बेस्ट है कि उसको लेट बोल दो, वो
सीपीयू में ही चेंज होता रहेगा। ओके ओके, मतलब ये कैसा हो गया, लेट का मतलब क्या हो गया, आपके सीपीयू में रजिस्टर में, और वैर बोले तो मतलब क्या हो गया, आपके मेन मेमोरी में। जैसे अपने सी के अंदर वो ऑटो एक्स्ट्रा, हाँ वोलेटाइल होता है, देखो वोलेटाइल मतलब रैम मेमोरी। रजिस्टर्स थे ना, रजिस्टर भी ऑटो एक्स्ट्रा, एग्जैक्टली, रजिस्टर सबसे ज्यादा पार्ट। क्या रजिस्टर्स थे वो? ऑटो होता है, वोलेटाइल होता है, रजिस्टर होता है और स्टैटिक। स्टैटिक, हाँ। तो वोलेटाइल उसमें सबसे ज्यादा, रजिस्टर सबसे ज्यादा पार्ट। सेकंड वोलेटाइल मतलब रैम में, उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफर नहीं करेगा, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर नहीं करेगा। फास्टर तो वो रहेगा फिर, फास्टर रजिस्टर है ना, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू में ही है, वो रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही है। सीपीयू के अंदर ही, मतलब तुम्हारे प्रोसेसर में ही रजिस्टर है, ओके, रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही है, सीपीयू के अंदर ही। और रैम मतलब एक्सटर्नल, और वोलेटाइल रैम के अंदर है, रैम के अंदर, और तीसरा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये फास्ट एक्सेस होता है लेट रजिस्टर, फास्ट एक्सेस। ओके, दिस इज क्लियर। अच्छा देखिए, इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी होते हैं, आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, समझो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन ऐड, ओके, n1 नंबर कॉमा, ओके, n2 नंबर एंड द वैल्यू इज 100, वैल्यू इज 100। अगर मैं पास नहीं करूंगा तो कितना वैल्यू होगा, 100 होगा। इसको कहते हैं डिफॉल्ट। अगेन द डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स दे हैव राइट टू लेफ्ट जस्टिफिकेशन, हमेशा, मतलब कि आप इसको 100 नहीं दे सकते, अगर देना है तो दोनों को वैल्यू दे सकते हो। देखो आपने इसको 100 किया, इसको 100 किया, नो इश्यूज, बट अगर आप किसी एक को देने वाले हो तो राइट साइड वाले को दोगे आप, लेफ्ट वाले को नहीं दे सकते आप। मतलब अगर समझो मुझे n1 को देना है और n2 को नहीं देना है, आप वो नहीं कर सकते, आपको राइट वाले को ही देना है, राइट से ही स्टार्ट करोगे आप, डिफॉल्ट वाले हमेशा। देखो ये सारे राइट टू लेफ्ट जस्टिफिकेशन वाले, ओके ना। अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न n1 प्लस n2, ये हो गया। अब देखिए मैं ऐड को कॉल करता हूँ, अगर मैंने ऐड कॉल किया 10 and 20 तो ये रिजल्ट आया 30, लेकिन अगर मैं ऐड कॉल करता हूँ 10 तो ये रिजल्ट आएगा 110। क्यों? क्योंकि 100 उसने n2 का ले लिया। अगर ऐड में 10 20 से कॉल करता हूँ तो दोनों वैल्यू ऐड कर दिया उसने, लेकिन अगर मैंने ऐड सिर्फ 10 से कॉल किया, इसका मतलब मैंने इसको वैल्यू दिया, इसको नहीं दिया, तो डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो 110। ठीक है, एनी डाउट? राइट टू लेफ्ट वाला क्यों है ऐसा सब? देखो ना, अभी अज्यूम करो मैंने इसको 100 दिया, जब तुम आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो आर्ग्यूमेंट हमेशा पोजीशन से पास होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर समझो मैंने इसको 100 किया है, इसको वैल्यू नहीं दिया है, तो अगर मैंने पास किया ऐड, अब मैं समझो मैं पास कर रहा हूँ 10, अब ये 10 किसकी वैल्यू हो गई? पहले आर्ग्यूमेंट की। अब दूसरे आर्ग्यूमेंट को तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये क्योंकि पोजीशन मैच होते हैं ना, पोजीशन हमेशा पोजिशनल रहते हैं, पैरामीटर्स आर ऑलवेज पोजिशनल। अब कुछ लैंग्वेज में कीवर्ड रहते हैं, कुछ लैंग्वेज में सपोर्ट होता है कीवर्ड, मतलब के नाम भी दे सकते हैं आप, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कैसा है, सारे लैंग्वेज पोजिशनल है, तो आप जो पास करोगे वो आर्ग्यूमेंट के पोजिशन वाइज जाएगा। ओके, तो अब आपने 10 पास किया, ये 10 गया इसको, और आपको इसको डिफॉल्ट वैल्यू है ही नहीं, तो आपको कंपलसरी पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो अलाउ ही नहीं करते। वो क्या करते हैं कि आपको हमेशा राइट से लेफ्ट को फॉलो करते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ पे भी सेम ना, देखो अगर समझो मैंने पहले ये रखा, उसके बाद में मैंने नेम रखा, तो आप कितने भी पैरामीटर पास करोगे, कितने भी पैरामीटर आपने पास किया, एंड में जो पास किया वो नेम है तुम्हारा। तो अब ये क्या करेगा, पहला पैरामीटर नेम इसको ले लेगा, मतलब समझो कि जितने भी आपने पास किए वो सारे पैरामीटर मैप कैसे करेगा, मैपिंग नहीं होती ना, इसलिए पोजिशनल मैपिंग रहती है हमेशा। ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा, तो नो डाउट राइट, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अच्छा देखिए, अब हम जाते हैं यूनियन टाइप। यूनियन, हाँ, यूनियन मतलब एनी टाइप, मतलब कि आप अगर डेटा, आपके डेटा जो है मेंबर है या फिर आपका जो वेरिएबल है, आप उसको भी मल्टीपल टाइप रख सकते हैं, दैट इज अलाउड। ओके, सो आई विल शो यू। ये लिख लिया, फंक्शन में क्या यूनियन टाइप, यूनियन टाइप ये वेरिएबल में भी है, पास करने के टाइम में फंक्शन में भी पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए
पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनियन टाइप होता क्या। यूनियन टाइप का मतलब क्या कि आई कैन असाइन मल्टीपल टाइप्स टू वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे डिक्लेयर किया where num, नाउ अब मैं चाहता हूं कि ये नंबर भी होल्ड करे और ये स्ट्रिंग भी होल्ड करे। एनी कर दो तो एनी मतलब वो कुछ भी होल्ड करेगा, लेकिन मुझे चाहिए कि सिर्फ नंबर या स्ट्रिंग। तो आई इसको आपके राउंड ब्रैकेट में नंबर और स्ट्रिंग ऐसे कर, तो ये अलाउड है। हाँ आदित्य बोल। हम एक क्लास में हूँ, एक समझ ले 10-15 मिनट में आता हूँ, ठीक है? ओ यूनियन लिखा नहीं था, यूनियन हो जाता अपने आप। क्या बोला? बोला आपने लिखे नहीं यूनियन। नहीं कुछ लिखना नहीं लिखना है है, तो? ये यूनियन है, इसी को यूनियन। ओके, इज दिस क्लियर? नो डाउट राइट? तो वैसे ही आप फंक्शन को भी कुछ भी पास कर सकते हैं। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि आप वेरिएबल होल्ड कर रहा है कुछ, तो मैंने पास कर दिया, हाउ डू आई चेक कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अब उसने क्या होल्ड किया है? टाइप ऑफ आपका कीवर्ड है यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ अगर नम पास करोगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी। बोला सर। हाँ है टाइप ऑफ, टाइप ऑफ ही है इधर, देखो आप समझे। अच्छा, टाइप ऑफ आपको अगर समझो कि स्ट्रिंग होल्ड किया है उसने तो आपको ये देगा स्ट्रिंग, अगर नंबर होल्ड किया है तो नंबर देगा, लाइक दिस। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका टाइप क्या है, अभी करंटली किसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, इज दिस क्लियर? तो टाइप ऑफ में यूज कर सकते हैं। टाइप छोटा टी बड़ा बड़ा ओ ऐसे कुछ है? हाँ, टी छोटा ओ बड़ा, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप ऑफ भी, तो अगर इसको हम इफ पे डाल देंगे, इफ टाइप ऑफ नम इक्वल्स टू समथिंग, हाँ तो कुछ तो अलग करो, एंड देन इफ टाइप ऑफ नम इज इक्वल टू नंबर देन डू दिस। तो आप ऐसे खेल सकते हैं, मतलब कोई भी आर्गुमेंट तुम पास कर सकते हो, ये पॉसिबल है। ओके, अच्छा, नो डाउट राइट? तो ये यूनियन टाइप है, आप फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझो कि मेरा फंक्शन है ऐड, समझो फंक्शन टेस्ट कुछ तो, ओके? अब मैं समझो n1 दे रहा हूँ, n1 आइदर इट कैन बी नंबर और स्ट्रिंग, नंबर और स्ट्रिंग, आप ऐसा भी पास कर सकते हैं। तो अगर वो नंबर रहेगा तो ऐड करेगा, नंबर जो आपको करना है, जो करेगा। यस आपको क्या करना है आप कर सकते हो, ऑपरेशन आपके ऊपर है क्योंकि फंक्शन आपका है, तो आप कुछ भी करो यहाँ, तो आप ऐसे पास कर सकते हो। दिस इज आल्सो अलाउड, ओके? अच्छा, नो डाउट ना? इसमें कैन बी डू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप, या तो वो स्ट्रिंग कस्टमर क्लास का है या एम्प्लॉय हाँ, क्लास कुछ भी रहने दो, आप वो भी पास कर सकते हो, सब अलाउड है सब। अगर आप समझो कि मैंने एम्प्लॉय बनाया तो और EMP, तो वो भी पास हो। ठीक है, नो डाउट ना? अच्छा देखिए, नेक्स्ट इज लैम्बडा फंक्शन। कोलन के अंदर ब्रैकेट में नंबर ना? हाँ, ब्रैकेट में आप टाइप, देखो वैसे तो नॉर्मली नंबर और स्ट्रिंग लिखते हो तो भी चलता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है उसमें ये आया तुम्हारा राउंड ब्रैकेट आया, पहले राउंड ब्रैकेट नहीं था। मतलब आप डायरेक्टली और करके इसके आगे और करके लिख सकते थे, राउंड ब्रैकेट की जरूरत नहीं, लेकिन अभी देना पड़ कंपल्सरी हुआ है। ओके, अच्छा देखिए, नेक्स्ट इज लैम्बडा फंक्शन और यू कैन से एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी देख लो एक बार कैसे होता है। समझो मैं 2 नंबर ऐड करने वाला ही बनाता हूँ, तो आपको क्या करना है, where f इज इक्वल टू, डायरेक्टली वेरिएबल को ही फंक्शन असाइन करने का, यही इसी को लैम्बडा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो फंक्शन और ब्रैकेट में n1 नंबर कॉमा n2 नंबर, और आपका रिटर्न टाइप समझो नंबर। ये हो गया, स्टार्ट किया इसको, ओके? रिटर्न n1 प्लस n2, क्लोज कर दिया। आप कॉल करना है तो f से कॉल करने का, ओके? तो मतलब कैसे, f ऑफ 10, 20,
तो मतलब क्या किया आपने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन ने खुद का रेफरेंस रिटर्न किया और आपने उसको स्टोर किया वेरिएबल में, और वेरिएबल से आपने कॉल किया। ये ऐसा बताता लैम्बडा इसमें क्या होता, जावा में अगर करने जाओगे तो एरो लगाते हैं, एरो। जावा में यही चीज कैसे होती, सेम रहता, सेम ऐसे ही रहता, लेकिन एरो लगाते होते, एरो लगा के n1 प्लस n2 कर। यहाँ पे क्या होता, फंक्शन लिखना पड़ता, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड कंपलसरी, तो इसलिए फंक्शन लिखना पड़ रहा। एक्चुअली में जावा से जाओगे ना तो ये जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जावा में फंक्शन लिखने का वगैरह कुछ नहीं रहता। तो जब भी राउंड ब्रैकेट आई वो फंक्शन है जावा में। नाम में फंक्शन का नाम नहीं, नाम नहीं लिखेंगे, फंक्शन का नाम एनोनिमस लैम्बडा। तो अभी आपने डायरेक्टली f ऑफ 10,20 कॉल किया। अच्छा, इसका एक एडवांटेज है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि देखो, जब आप फंक्शन को डिफाइन नहीं करते तो उसका जो रूटीन स्टैक रहता, जो मतलब कॉल स्टैक जो रहता, वो आपका प्रॉपर स्टैक में बनता है। एक फंक्शन वर्कस्पेस रहता है जहाँ पे वो बनता है अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जब तक आपका वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तभी तक है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, आपका एक स्टैक है जहाँ पे आपका कोड होता, कोड स्टोर होता और उसका डेटा स्टोर होता। इसको बोलते हैं ARB, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेस। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेस। इसके दो पॉइंटर रहते, डायनामिक पॉइंटर और स्टैटिक पॉइंटर रहता। ARB ऑफ 0 इज डायनामिक, ARB ऑफ 1 इज स्टैटिक। तो जब भी तुम फंक्शन डिफाइन करते उसका कोड लोड होता और उसका डेटा लोड होता स्टैक में। तो अब यहाँ पे इस केस में लैम्बडा फंक्शन में क्या होता, कुछ भी लोड नहीं होता, एम्प्टी हो। जब कॉल होगा ना तो वही का वही वेरिएबल के रेफरेंस से उसको एक्सेस किया जाता। तो इसीलिए लैम्बडा फंक्शन छोटे छोटे टास्क के लिए यूज करते हैं। इनलाइन फंक्शन, इनलाइन टाइप मतलब कि एक लाइन का कोड है, दो लाइन का कोड है, तभी उसको यूज करने लैम्बडा को। जैसे कि इनलाइन का क्या फंड है, कॉल और रिटर्न का हेडेक से बच जाएगा, हेडेक से बच जाएगा, वहां के वहां एक्सपांड हो वहां के वहां से एक्सपांड हो जाता। मतलब मैक्रो एक्सपेंशन कैसा रहता वैसे टाइप का है। तो मतलब कि आप मेमोरी बचा रहे हो। एनोनिमस फंक्शन उस काम करता है। यस, वही काम जो C++ में इनलाइन करता था वैसे काम। तो एडवांटेज क्या है इसका कि इसका कॉल स्टैक नहीं बनता। जब यूज कर रहे हो तभी का तभी खुद से लोड होगा, तभी का तभी मेमोरी आपको रिटर्न करेगा, खत्म हो गया काम, ये निकल गए, स्टैक में नहीं होता, स्टैक में नहीं रहता हो। तो मतलब कि एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम अगर आप स्लॉट में चेक करोगे कि ये मेरा फंक्शन लोडेड है क्या, तो आपको नहीं मिलेगा ये। लेकिन आपका जो नॉर्मल फंक्शन है वो आपको हमेशा मिलेगा, ARB। ऐसे ARB कैसे चेक करेंगे? ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेस का पॉइंटर्स एक हेडर फाइल है। अगर C से तुम जावा का भी चेक कर सकते हो, सबका चेक कर सकते हो। एक ARB हैश इंक्लूड sys/arb.html अपना कोड रन करते हैं, रन एज जावा हाँ सर्वर या रन एज जावा कोड अपना, तो अपने कर सकते हैं। हाँ, आप C से पूरा मेमोरी एनालाइज कर सकते हो। तो करेंगे फिर अभी वो अपना रन हो रहा है कोड जावा का Eclipse में। हाँ, यस, उसको उसके लिए अलग से C कोड लिखने का, अलग से C का कोड लिखने का और चेक करने में क्या आपका कि मेमोरी में क्या, हाँ, मेमोरी में क्या आप कर सकते हो, बोला। तो वैसे आप ARB से चेक कर सकते तो हो। उसका कोई एडवांटेज है डेवलपर को? डेवलपमेंट को नहीं, सिस्टम प्रोग्रामर को एडवांटेज है। तुम्हारा ये रहता ना टास्क किलर वगैरह रहते थे, टास्क मैनेजर, वो सब वही खेल, हाँ, वो सब खेल उसका वही, वो वही कर रहा है। आपके टास्क को मॉनिटर कर रहा है ना, वो इतना मेमोरी यूज किया है इसने, इतना CPU यूज कर रहा है, वो वही वैसे टाइप। ओके, सो इज दिस क्लियर? तो ये इसका एक एडवांटेज है, लेकिन कब यूज करने का, जब कम कोड है तो एक दो लाइन मैक्स, मतलब नहीं तो आप ले रहे हो, सॉर्टिंग कर रहे हो, जिसमें कोई लूप्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, तो उसके लिए ये यूज करने लैम्बडा। क्योंकि क्या होगा, जब कॉल करोगे तभी का तभी यूज होके बंद हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल फंक्शन में वो मेमोरी में हमेशा रहेगा, क्योंकि फंक्शन का जो लोडिंग होता है वो स्टैटिक होता है। ओके, इंग्लिश होने पर समझ में आ गया। अच्छा, ये हो गया लोड आउट ना। अच्छा, अब हम जाते हैं टपल्स। जैसा एरे होता है ना, वैसे यहाँ पे टपल भी होता है। TUPLE टपल। अच्छा, नाउ देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन एरे एंड टपल। एक ही डिफरेंस है, ठीक है। देखो कैसा होता है, बोथ दी डिक्लेरेशंस आर सेम, दोनों का डिक्लेरेशन सेम है, डेफिनेशन सेम, लेकिन
जब उसको आप इंटरपोलेट करते हो तो फिर टाइपस्क्रिप्ट को पता चलता है कि अरे ये टपल की तरह यूज करना चाहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई मीन टू से, जब इंटरपोलेट होगा, जब आप उसका एक्चुअली में यूज करना स्टार्ट करोगे, तब उसको पता चलेगा कि अरे ये टपल की तरह यूज करना चाहता है, और उसके लिए एक ही इंटरपोलेशन दिया है उन्होंने। देखो मैं आपको बताता हूँ। समझो मैंने एक लिया टपल t, ओके, एंड अज्यूम इट इज ऑफ नंबर। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना है, टपल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग? अच्छा, लेकिन डिक्लेरेशन देखो, डेफिनेशन देखो, इसका डेफिनेशन सेम। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं देना, ब्रैकेट नहीं देना, आपका स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। एरे में क्या आता है? स्क्वायर ब्रैकेट आता है। अब ये टपल हो गया तो इंटरपोलेट हो गया, जैसे ही इंटरपोलेट हो गया पता चल गया अरे ये टपल है। ओके, नाउ टाइपस्क्रिप्ट नोज दैट कि इट इज टपल, इट इज नॉट एरे। अच्छा, अब डिफरेंस क्या होता है टपल में और एरे में? टपल को इंटरपोलेट कर सकते हैं, एरे को नहीं कर सकते। एरे यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स बट यू कांट इंटरपोलेट। यहाँ पे इंटरपोलेशन होता है, जैसे कि देखो इंटरपोलेशन का मतलब क्या? लेट मैं क्या करता हूँ, ए बी सी इज इक्वल टू टी। अब क्या हो गया? ए में गया 1, बी में गया 2 और सी में गया 3। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या? जैसे स्लाइस होता है ना, स्लाइस तुम्हारा वैसे टाइप का। तो यहाँ पे अभी ए की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3। ऐसे होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल इंटरपोलेशन। ये पीएचपी में भी करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी टपल इंटरपोलेशन होता है, लेकिन एरे के साथ ये तुम नहीं कर सकते। एरे के एलिमेंट एक्सेस करके असाइन करो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? डायरेक्टली टपल को ही ब्रेक किया 3 वैल्यूज। इज दिस क्लियर? तो अभी मैंने यहाँ पे 3 दिया तो तीनों असाइन हो गए, 2 रह गए वो, ठीक है। तो अगर आपको इंटरपोलेट कर रहे हैं तो एक ही बार करोगे। मतलब कैसे? अगर आपको मुझे 5 वैल्यू चाहिए तो ए बी सी डी ई इज इक्वल टू टी। अब आपके सारे 5 मिलेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2, ये जो भी है। ये लेट ए चलेगा, हाँ, कुछ भी चलेगा, कुछ भी। लेट को डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट चलेगा। यस, लेट और स्पेस करके स्क्वायर ब्रैकेट, इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। टपल इंटरपोलेशन लिख लेना है अगर चाहिए। ओके, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, याद रखना, इट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चन। वो पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे एंड टपल एंड हाउ इट इंटरपोलेट्स इट। तो रिमेंबर, फॉर टपल देयर इज नो स्क्वायर ब्रैकेट, ये पहला डिफरेंस है ये तो। ओके, द सेकंड थिंग इज व्हेनेवर टाइपस्क्रिप्ट एनकाउंटर्स टपल, ओके, देन इट इंटरपोलेट्स इट। पहले उसको इंटरपोलेट करता है वो, और फिर चेक करता है कि टपल है क्या एरे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो राइट साइड का पूरा तुम्हारा एरे, राइट साइड इज कंप्लीटली एरे, और आपको पता रहेगा कि जब तक वैल्यू असाइन नहीं होती तब तक टाइप नहीं पता चलता, मतलब कि एरे आने वाला है क्या आने वाला है। इसलिए क्या करते हैं अपन, एरे के लिए नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। कि स्क्वायर ब्रैकेट की क्या इंडिकेशन करता है कि ये एरे होने वाला है सामने वाला, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। तो अब ये हो सकता है कि एक वैल्यू है, बराबर ना, एक वैल्यू हो सकती है ना। ये वैर तुम एक वैल्यू ऐसे डिफाइन करते ना, वैर टी नंबर 10, तो 1 वैल्यू हो गई। तो जैसी वैल्यू इंटरपोलेट होती है तब पता चलता है टपल। सो इंटरपोलेशन व्हाइल असाइनिंग द वैल्यू, जब वो एनकाउंटर होता है तब उसको पता चलता है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन एरे में पहले ही पता है कि एरे ही है। तो दिस इज द डिफरेंस, एंड वी कैन इंटरपोलेट द टपल बट एरे कांट बी इंटरपोलेटेड, इंटरपोलेट नहीं कर सकते। अच्छा, 2 अलग चीजें याद रखो, एक रहता है इंट्रोस्पेक्शन, एक रहता है इंटरपोलेशन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब वैल्यू असाइन करना, इंटरपोलेशन का मतलब वैल्यू गेट करना। ओके, जब तुम a इज इक्वल टू 10 करते हैं इंट्रोस्पेक्शन हो गया, लेकिन जब तुम a को प्रिंट करते हैं मतलब तुमने इंटरपोलेट किया। सेटर गेटर, यस, वैसे टाइप सेटर। तो ये क्या है? ये इंटरपोलेशन है, तुमने वैल्यू लिए असाइन करे, सेटर है। हाँ, ये सेटर है, सेट कर, और जब तुम प्रिंट करेंगे तो गेट करना है, तो वहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन होगा। इज दिस क्लियर? नो डाउट। और यहाँ अभी नेक्स्ट टाइप इज इनम। इनम पढ़ाओ सर। तो मुझे याद है। ओके, आपको पता ही है कि इनम क्या होता है। इनम सर कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। ओके, 0 फॉर
yes, हाँ, वैसे none type for का। no, ऐसा। तो अभी इसमें यहाँ पे डिक्लेरेशन कैसा होता है देखिए, where whatever e कोलन इनम, ऐसे होता है। Wait, मैंने अब यहाँ पे values दे दी। वो कितने और में डायरेक्ट सोना सेशन बनी, डायरेक्ट सोना सेशन का वैसा आप बने ठीक है, चलो हमारे वो हाँ हाँ So actually I was going to keep Anam 10, A-N-U-M, अनम नहीं इनम। A for Abdullah, N-U for Numair, and M for Maryam. अच्छा, तो फिर वो उसमें वो है मतलब सेंट क्लेयर्स एंग्लो उर्दू टाइप कंपनी में जाते हैं हाँ, थोड़ा फिर मैंने उसको इनम कर दिया। इनम कर दिया तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से भी एक Programming से टर्म जुड़ आगे। गया हाँ। ओके, देखिए यहाँ पे where e enum and direct values, enum is a constant remember, तो हमेशा वैल्यूज फिक्स रहेंगी, चेंज नहीं कर सकते। ओके, अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू, तो ये हो गया मेरा enum। अच्छा देखिए बाय डिफॉल्ट द स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0 एंड नेक्स्ट इज 1 एंड 2। देखिए जब भी आप एक वेरिएबल को इंडेक्स देते हो उसके आगे ऑटो इंक्रीमेंट रहता है इनम में। ओके, अगर आपने यहाँ पे 10 दिया तो 10 11 12, तो आगे गिव आवर इंडेक्स या यू कैन गिव, अगर आपको सबको इंडेक्स देना है तो इंडेक्स भी दे सकते हैं अलग। so I can have a associative array also. यस एग्जैक्टली, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, की भी रख सकते हैं आप कुछ भी। ओके, तो अगर आपने इसको 13 दिया तो 13 14 15 ऐसे होगा। अच्छा इसका एक्सेस कैसे होगा, ई डॉट रेड, ऐसे अगर मुझे रेड एक्सेस करना है तो ई डॉट रेड, और अगर ग्रीन करना है तो ई डॉट ग्रीन। ओके, जब प्रिंट करोगे तो इसका आएगा 0, इसका आएगा 1, लाइक दिस। मतलब भाई क्या console.log क्या कंसोल डॉट लॉग ई डॉट रेड करते हो तो 0 आएगा, ई डॉट ग्रीन करते हो तो 1 आएगा, लाइक दिस। एंड यू कैन कीप दी ऑड इंडेक्सेस। आपने इसको 10 दिया, इसको 20 दिया, इसको 30 दिया तो भी चलता है। how do you give the customer index sir? अच्छा देखो, where e colon enum red is equal to index, green is equal to 20 and blue is equal, अच्छा अगर मैंने ब्लू को नहीं दिया तो 21 ऑटो इंक्रीमेंट, जहाँ पे छोड़े हो वहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, तो this should always be an integer क्या इंटीजर, मतलब आप की स्ट्रिंग एज अ की नहीं यूज करते, ओनली कीज, इंडेक्स्ड कीज। okay index only is integer यस, इंडेक्स्ड कीज। तो आप कोई भी की यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं, लेकिन इंडेक्स्ड होनी चाहिए। तो केस सेंसिटिव है क्या मतलब इनफ should always be in capital क्या सर नो, इट्स अ स्मॉल। प्रोग्रामिंग नॉलेज वैल्यूज इनफ हाँ, वैल्यूज के कांस्टेंट हमेशा ही होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। कैपिटल में ये प्रोग्रामिंग ये कांस्टेंट्स है, वो क्यों यूज करते हैं, मेल फीमेल, या फिर समझो कि कलर रेड ग्रीन ब्लू, वो तुम्हारे जी और रहते हैं ना कौन से, उसके लिए कांस्टेंट्स के लिए, मतलब फिक्स्ड कांस्टेंट। ओके, रेड ग्रीन ब्लू हो गया, कार का मॉडल है समझो, 3 ही कार के मॉडल है, तो उसके लिए इनको बोलते हैं ऑर्डिनल वैल्यूज। ऑर्डिनल वैल्यूज है, ऑर्डिनल मतलब कि हर एक कांस्टेंट को एक वैल्यू असाइंड है, हर कांस्टेंट में वैल्यू असाइंड, तो ऑर्डिनल। ठीक है, अच्छा और कुछ बच रहा टाइप्स में, और क्या बच रहा देख रहा हूँ। अपने स्ट्रिंग के फंक्शन हो चुके हैं, टू लोअर केस टू अपर केस, वैसा हो चुके हैं। एरे का भी हो गया अपना, पूरे फंक्शन हो गया हमारा, टपल हो गया, इनम हो गया, और क्या कांस्टेंट अपना 10 है, उसका वैल्यू रेड है, तो 10 रेड है, रेड अपना कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 10 है, तो रेड बोलो या 10 बोलो एक ही बात है। एक ही बात है, लेकिन एक्सेस करने के टाइम पे रेड ही एक्सेस होगा, 10 नहीं होगा। जब तुम एक्सेस करोगे ई डॉट 10 नहीं बोल सकते ना,
ई डॉट रेड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल बनाया सर्कल, मुझे इसको देना है ग्रीन कलर, तो मैंने उसको दे दिया कलर इक्वल्स टू ई डॉट ग्रीन या कलर इक्वल्स टू 1। कर दो अभी अच्छा वैल्यू असाइन के टाइम पे कांस्टेंट भी असाइन कर सकते हैं, वैल्यू की भी असाइन कर सकते वही तो हो रहा हूँ। हैं। हाँ वो चलता ना, वैसे चलता, मतलब यहाँ पे एक्सेस करने के टाइम पे नहीं चलेगा, मतलब अब ई डॉट 0 नहीं प्रिंट कर सकता ना मैं। नहीं वो नहीं, हाँ आप असाइन कर सकते हैं। कलर इक्वल्स टू ई हाँ, डॉट ग्रीन yes, yes. या कलर इक्वल्स टू 1। आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, तो दोनों मेरे पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ 10 है वो रेड होगा अभी। हाँ यस, जहाँ जहाँ पे नहीं वैसा नहीं, ये जब असाइन करते हैं तो कैसा करते तुम ई लेते ना उसका पहले वैर, हाँ इसका इनम टाइप है ये, अब हाँ। वैर ई इसका टाइप क्या है तुम्हारा, सॉरी वैर समझो मैंने लिया ए, उसका टाइप ई है, हाँ अब उसको ई के टाइप को फॉलो कर रहा है हाँ। क्योंकि वो इनम हमने डिफाइन किया, इनम लाइक का क्लास टाइप ही है समझ लो। हाँ, हाँ। तो अब ये क्या होगा, इसको जो असाइन करोगे वो इनम हो। अगर मैंने अभी क्या किया a इज इक्वल टू 10 किया तो अब ये रेड हो गया, लेकिन अगर वैर a इज इक्वल टू 10 करता हूँ तो रेड थोड़ी हो गया। तो ओके, तो या तो उसको मैं a इक्वल टू 10 बोलूँ या a इक्वल टू ई डॉट रेड बोलूँ। यस दैट इज अलाउड, बट यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 हो गया, ये 10 वैल्यू है, ये कांस्टेंट नहीं हुआ। ये कब यूज करते हैं, ओनली कैटेगरिकल वैल्यूज, मतलब कैटेगरिकल मतलब क्या, मेल फीमेल जेंडर है तो अलग अलग कांस्टेंट, मेल के लिए 0 फीमेल के लिए 1 ऐसे कुछ, या फिर हो गया आपका रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर्स ऐसे इसके लिए मतलब, और ज्यादा कांस्टेंट है तो फिर एरे यूज कर लेने का, स्टैटिक एरे। ठीक है, नो डाउट था। सर एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं शायद स्टॉप करूँगा, आप इतना पहले कवर कर दो, फिर कुछ नहीं, हमारे क्लासेस बसते हैं, फिर डायरेक्ट हमें UI को जाना है। अच्छा थोड़ा UI तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो, मतलब वो आता है ना HTML डीप वगैरह, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू समथिंग, आता है ना। हाँ फिर ठीक है, वैसे जैसे कुछ नहीं, बस हमें क्या करना है कि एंगुलर से हमें अभी ये तो सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट हो गया, इसको अभी एंगुलर फ्रेमवर्क में पढ़ना है कि वहाँ पे मॉड्यूल्स रहते हैं। इट्स अ लेंदी, मतलब लेंदी फ्रेमवर्क, वो भी अच्छा बड़ा ये फ्रेमवर्क है एंगुलर, मतलब उतना भी नहीं लेकिन है। टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर एक होगा। हाँ टाइप स्क्रिप्ट, अच्छा बड़ा होता है। उसमें क्या क्या आता है आपको, मॉड्यूल्स कैसे होते हैं देखो, उसमें होता है ऐप